नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूँ राकेश और मैं हूँ ऋचा राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दर्शकों, दुनिया कहती है कि हार मान लो। दर्शकों कहते हैं कि दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने काम में कहे उस समय कि आगे कोशिश तो कर लो। जी हाँ, दुनिया जहान कहने को तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम अपने उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं ये हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी और से उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने खुद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए अपने उम्मीदों पर खरे उतरिए, ये उम्मीद ही आपको आगे भी ले जाएगी और संघर्षों से यहाँ पर रास्ता होते हुए आपको सफलता तक भी पहुँचाएगी। तो कार्यक्रम का जो आगाज़ है वो हो चुका है और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम के शुरुआती क्षण में हम खूबसूरत महात्माओं के जो अनमोल वचन होते हैं वो आपके साथ हम साझा करते हैं। तो आज का विचार क्या है, आइए साझा करते हैं आपसे अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हम ऐसे शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी देखे हैं और मतलब कि सबसे ख़ास बात ये रही कि विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने आप को न सिर्फ समेटा बल्कि एक मुकम्मल स्थान भी पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल अजय पांडे जी का। बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे सर कार्यक्रम में आपका। कई तरह की बातें होंगी। आपने बताया कि आपकी जो जड़ें हैं वो बनारस से जुड़ी हुई हैं, जन्मभूमि बनारस और कर्मभूमि बिहार। तो जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि किस तरह की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं आपके माता पिता के जिक्र से, क्योंकि चाहे हम जितना ही बड़े क्यों ना हो जाए बचपन की यादें हमेशा अपने साथ अपने दिल में संजो कर रखते हैं। इसके बारे में सुनाइए कुछ। असल में मेरे पिता आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, तो बहुत सारी जॉब्स उन्होंने की, फोर्स में भी किया उन्होंने काम, और वो कोशिश हमेशा करते रहे कि किस तरह वो बनारस में ही रहें। काशी प्रवास मुझे लगता है जीवन में उन्हें बहुत भाता रहा। इस करके हम लोग बनारस थे, तो बनारस जिसका बचपन भी उस शहर में बीत जाए तो बनारस की जो अपनी खास चीज़ें हैं उसके रक्त में घुल जाती हैं। उससे गंगा, वहाँ की जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, टूरिस्ट का प्लेस है, साहित्यकार, संगीतकार, जिस तरीके का वो शहर है उत्सवों वाला, वो छाप तो मेरे ऊपर पड़ी। और इसीलिए देखा जाए तो कहा भी जाता है कि बचपन बड़ी शिद्दत से जहाँ आप जीते हैं वो पूरे जीवन भर आपको छोड़ता नहीं है। मेरे पिता की तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा कि वो शहर आज भी हमारे हृदय में धड़कता है, जबकि न जाने किन किन जगहों पे हमने अपने जीवन का उससे ज़्यादा समय बिताया। तो इस तरीके से बनारस की गलियाँ, बनारस के लोग, बनारस की घटनाएं, बनारस के सारे उपक्रम सबको जीने का मौका मिला। मैंने बोला कि मैं 6ठी क्लास तक बनारस में रहा, लेकिन पिताजी के इसी स्वभाव से मैं एक खास चीज़ बताऊं कि मेरे यहाँ एक तो गांव आसपास के लोग इलाज कराने के लिए या धार्मिक नगरी होने के नाते पूजा पाठ के लिए और अलग अलग विशेष मौके पे तमाम साधु संतों का आगमन घर में होता था। हमारे यहाँ आते रहते थे लोग। तो एक आग्रह था कि भाई ये भी एक जीवन है, और उसका फ़र्क पड़ा अपने जीवन पर, उसका असर पड़ा। कुछ इसी सिलसिले में पिताजी कुछ साधनाएं करते थे, बड़ा उनका आग्रह हुआ करता था इस प्रकार के लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि वहाँ के बहुत सारे मठ, बहुत सारे योगी, बड़े सारे संत, उनके साथ साथ उन जगहों पे जाने का मौका मिला। हालांकि ये भ्रम भी टूटता है आगे जाके हमारा। ऐसी प्रवाह में पिताजी, जब मैं 6ठी कक्षा में था तो वो कुछ साधना और उस तरीके से करते उन्होंने जॉब छोड़ा और वो चले गए हिमालय की तरफ। अब हम लोग परेशान रहे, माँ अकेली संघर्ष करते रहे। तो लगभग मुझे लगता है कि 5वीं कक्षा से लेकर 6ठी के बीच के पूरे समय में वो अपने तरह से प्रयत्नशील थी। और पिताजी मेरे बैंक में काम करते थे, तो बैंक के उन दिनों के लोग आके हम लोगों का हालचाल पूछते थे, और कुछ और रिश्तेदार जो बड़े करीब के थे, मित्र भी थे, जो इस बात की चिंता रहती थी कि फिर कैसे चीज़ें आगे होंगी। और उनका पता नहीं लग रहा था कि कहाँ हैं, कैसे हैं। तो अब हम इतने बड़े भी नहीं थे कि हमें पता चले कि भाई आखिर हो क्या रहा है, लेकिन ये है कि एक मन में दुख और उदासी का भाव बनने लगा था।
उस दौरान फिर मेरे बड़े भाई जो हैं उनको किसी और जगह और फिर हम वापस गांव आना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि 12वीं तक की पढ़ाई फिर मैं करीब में ही गांव है जो आज चंदौली ज़िले में पड़ता है। पहले बनारस था पुराना, क्योंकि बिहार और पुराना बनारस से लगता था। गंगा पूरब से जो बहती हैं, पूरब की तरफ जाती हैं, आगे जाके गंगा के साथ में ही साईं नाम का गांव है, जहां साईं और सराय दोनों एक साथ लिया जाता है नाम। सराय मेरा ननिहाल है, तो मुगल सराय से ये नॉर्थ का पार्ट होगा, हिस्सा होगा, जिधर ये मेरा गांव है। फिर वहाँ से सकलडीहा, चंदौली, ये 2-3 जगह हैं जिसके बीच में मेरी शुरू उन दिनों की शिक्षा हुई। तो ये रहा कि एक शहरी वातावरण के तुरंत बाद आपको ग्रामीण परिवेश में आना पड़ा। ठीक है, कम दूरी है, लेकिन गांव तो गांव है। तो एक तरीके से बड़ा वहाँ का भी एक्सपोजर रहा, खेती गृहस्थी, वहाँ की चीज़ें उस उपक्रम में शामिल होकर उनके अनुभव भी हमें जीवन में प्राप्त हुआ। वो विवशता में ज़रूर लगता था, लेकिन वो एसेट है हमारी ज़िंदगी का। भाई आज भी कृषि के बारे में, मौसम के बारे में, फसलों के बारे में, या उस समय की जो परिस्थिति थी खेती गृहस्थी के साथ, उन चीज़ों में शामिल रहा मैं। पशु हो गए, पेड़ हो गए, खेती हो गई, पढ़ाई हो गई, क्योंकि पढ़ाई उस तरह प्रायोरिटी में ये सब काम को करने के बाद ही करना पड़ता था, तो उसका भी अनुभव रहा। तो बनारस ने एक कोर मेरे अंदर पैदा किया, एक तबीयत पैदा की और एक समझ पैदा की। और मेरे ख्याल से हालांकि सारे लोग जिनका बचपन अपनी अपनी जगहों में बीतता है, उसके प्रति उनके अंदर बड़ा सम्मान रहता है और हमेशा उसको मिस करते हैं, वैसा मेरे साथ भी रहा। और एक वैरायटी वाली जगह है वो, तो उसने मेरे अंदर बहुत बड़ा एक विस्तार पैदा किया। और संग संग जिस तरीके से पिता का मेरा जाना हुआ, उसी तरह से इन चीज़ों से वितराग भी हुआ। वो जो साधु सन्यासी, वो जितनी मान्यताएं थी जिनके प्रति हम बड़े भावुक हुआ करते थे, उनसे भ्रम टूटा और वो मिथ्या लगने लगा। तो उससे पूरा, तो आप कह लेंगे कि 12वीं और उसके आगे के बहुत सारे भाव में एक साम्यवाद का असर दिखाई देगा, जो पढ़ने के बाद समझ में आया कि शायद ये इस तरीके का भाव होता है शुष्क। लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से वामपंथ वाली बात नहीं कहेंगे, लेकिन कमोबेश वो एक, आप कह सकते हैं कि नास्तिकता की बात हम समझ सकते हैं। उन चीज़ों के प्रति आपको उस पर रिवोल्ट एक तरीके से होता है, उनको उस जीवन में खंडन उनका किया जाता है। तो इस तरीके से रहा, वो समय हमारा रहा। बिल्कुल, काफ़ी बेहतर अनुभव आपने बताया। और हमने सुना था कि बनारसी लोग काफ़ी मिजाजी होते हैं। हाँ, आपकी बातों से ये झलक भी रहा है। और मूल रूप से जिस परिवेश में आप रहे हैं, उस परिवेश में ढल जाना, मतलब कि ये आपके शौक भी है और पैशन के साथ प्रोफेशन भी है। चलिए, काफ़ी सारे आगे बातें और भी करनी है, लेकिन दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए और विराम के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। तो ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हमारा जो आपका सवाल रहेगा, चूँकि आपने अपने बचपन की यादें बताई, चूँकि पटना कॉलेज से आपका जुड़ाव रहा है, तकरीबन 11 साल हो गए हैं। 2012 से आप जुड़े हुए हैं पटना आर्ट्स कॉलेज से। तो हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि उस कॉलेज की अगर स्थापना की मैं बात करूँ तो 25 जनवरी 1939 को कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें अगर सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो श्री राधा मोहन और राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत ही बड़ा अहम योगदान इस कॉलेज की स्थापना में रहा। हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि एक लंबे वर्षों से आपका अनुभव भी रहा है इस कॉलेज के साथ, तो तब से लेकर अब तक इस कॉलेज में किस तरह के जो बड़े बदलाव हैं वो आपने देखे हैं, क्या अपडेट्स हुए हैं, और लोगों में कला के प्रति, इस कॉलेज के प्रति जो धारणा है कितनी बदली है, कितनी विकसित हुई है, जरूर बताएं इसके बारे में। 1993 था 39, जैसा कि आपने बताया, गोविंद मित्रा रोड में किराए के मकान में शुरू करते हैं राधा मोहन बाबू। स्कूल की तरह शुरू होता है उन दिनों, बाद में डिप्लोमा की चीज़ें मिलने लगती हैं और फिर वो पटना विश्वविद्यालय में शामिल किया जाता है। तो आप एक देख लें कि इसकी अपनी एक मज़ेदार यात्रा है। शुरुआती दिनों में शांति निकेतन का प्रभाव रहा और उसके बाद फिर बिहार की अपनी चीज़ों के साथ ही जुड़ता चला गया। आज पटना विश्वविद्यालय एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे महाविद्यालयों में बिहार और झारखंड में एकमात्र इकलौता संस्थान है। हाँ, एक समय था जिसके बारे में लोग याद करते हैं, जब वीरेश्वर भट्टाचार्य जैसे लोग, श्याम शर्मा जैसे इम्पोर्टेंट लोग और अन्य कलाकार जिनका बड़ा योगदान रहा इस महाविद्यालय को आगे करने में। तो आपको बताया जाए कि उत्तरोत्तर इसमें
विकास वाली बात है। आज यहाँ के तमाम बच्चे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और बिहार के कलाकारों की बाहर बहुत मांग भी है, और साथ साथ बिहार के कलाकारों को यहाँ भी जीवन यापन और अवसरों की व्यवस्था सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है इन दिनों। क्या ये प्रिंट आर्ट फॉर्म जो जैसे ही आया तो क्या हमारे जो हस्तकलाएं हैं क्या वो विलुप्त होती जा रही हैं, और अगर विलुप्त होती जा रही हैं तो उसके जागरूकता के लिए हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं, आइए सर से जानते हैं। असल में समय की गति है, समय बदलेगा, परिवर्तन होंगे, स्वाभाविक है। कुछ पुरानी चीज़ें हाशिए पे जाएंगे, कुछ नई प्रतिस्थापनाएं होंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं, जैसे पारंपरिक चीज़ों की आपने बात कही, वो तो उनका स्थान अपना रहेगा। अब जैसे कि जिस तरीके से प्रोडक्शन इससे जुड़ा हुआ, प्रिंट की बात आप कर रहे थे, प्रोडक्शन मतलब वो एक मांग को पूरा करने की व्यवस्था है। आप प्रोडक्शन करेंगे तभी आप बाजार में उसकी पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो सौंदर्य है या फिर वो जो उसका महत्व है, जिस कला की आप बात कर रहे हैं, जो हाथ से की जाती है, वो महत्वपूर्ण रहेगी, हमेशा रहेगी, घूम घूम के आएगी। आप देखेंगे कि जब उसके यंत्रवत चीज़ें जब होने लगती हैं तो उसके बाद पुनः वो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो आप देखेंगे कि हैंडमेड चीज़ों का इस समय फिर से चलन आने लगा है, वो जीवन में नए तरीके से आने लगी हैं और लोग प्रेफर करते हैं। आज भी देखिए अब चलन में आ गया हाथ से सिले हुए कपड़ों के बारे में या हाथ की बनाई हुई चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण कि वो हाथ जैसा दिखने वाली चीज़ भी आप खादी की देखें तो उसमें पता चला कि वो हैंडमेड ना होते हुए पावर लूम पे है, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग की गई, फॉल्स थ्रेडिंग की भाई इस तरह से हाथ वाला असर आया। तो ये सब सारी चुनौतियां हैं समय की, सबको स्वीकारना चाहिए, उसी में स्थान बनता है। महत्वपूर्ण चीज़ें कभी जीवन में ख़त्म नहीं होती हैं, बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। बिल्कुल, और कलाकार तो वही होता है जो कल को आकार देता है, और जो कल को आकार देता है उसके लिए संघर्ष हमेशा रहता है। तो सर अभी आर्ट कॉलेज की हम बात करें तो वहाँ पे बच्चों के एडमिशन्स, वहाँ पे कितने कैसे बच्चे हैं, कि फाइन आर्ट्स के या फोक आर्ट्स के, कितने बच्चों की क्या तादाद है वहाँ? असल में पटना विश्वविद्यालय का बैचलर कोर्स होता है, BFA कहते हैं वहाँ, और MFA की तैयारी हो रही है वहाँ, वो शीघ्र शुरू होगा, वो प्रोसेस में है। और बच्चे वहाँ ज़्यादातर बच्चे अपने ही अंचल के होते हैं, हालांकि उड़ीसा के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, बनारस के, गाजीपुर, इधर आसपास के बच्चे, झारखंड के बच्चे, ये सारे हमारे यहाँ होते हैं, शुरू से आते रहे। हमारे यहाँ विषय जो है वो 4 साल का बैचलर कोर्स है, और जिनमें उनको 1 साल 2 सेमेस्टर फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। उसके बाद उनकी वो मूर्तिकला लेना चाहते हैं अपने स्पेशलाइजेशन में, चाहे वो चित्रकला लेना चाहते हैं, चाहे वो छापा कला प्रिंट मेकिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो अप्लाइड आर्ट लेना चाहते हैं, इन चारों में से कोई एक ले लेंगे। आगे फिर अगले जितने सेमेस्टर्स हैं उनमें वो फिर उनमें पढ़ाई करते हैं। 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर वो उसमें पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये है कुछ इस तरीके का माहौल रहता है कि आप एक दूसरे की चीज़ों को जान सकते हैं आराम से। कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको आप जिनमें पढ़ाई कर रहे हैं उनसे इतर जान सकते हैं। फोटोग्राफी भी सब्जेक्ट है वहाँ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एस्थेटिक्स ये भी थ्योरी की पढ़ाई है, ये स्ट्रक्चर है वहाँ का। अब घोषित तौर से तो फोक आर्ट की बात जो आप कह रही थी कि वो तो उसमें प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ये है कि उसका आना तय है, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ रहता है, आपके आर्ट वर्क में आता ही आता है। यहाँ की जो लोक कलाएँ वो उनके स्वरूप की झलक दिखाई देते रहती है। जी, क्या खूब है। और आर्ट्स और क्राफ्ट की बात हो रही है, और आप की अगर बात की जाए अजय पांडे जी, तो आप एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम उन दिनों की बात करना चाहेंगे क्योंकि आप एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। लेकिन अब बात आपके स्कूल और कॉलेज की जाए तो आप भी कभी कॉलेज जाते थे और आपके भी कोई प्रिंसिपल हुआ करते थे। हम जरूर चाहेंगे कुछ मज़ेदार किस्सा इससे जुड़ा हुआ तो हमारे साथ जरूर आप साझा करें। किस्से तो बड़े सारे हैं, लेकिन ये है कि उसके निचोड़, उसके भाव को बताना चाहूँगा कि आप प्रिंसिपल की बात कह रहे थे तो उसी पे मैं एक बात अपनी बताता हूँ कि जिस तरीके का माहौल उस समय था तो बड़ी संकोच हुआ करता था। काफ़ी देर तक हम लोग अपने प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़े रहते थे, दिन से मिलना होता था, और कोशिश थी कि हम डायरेक्ट ना मिले, हमारे गार्जियन के थ्रू हमारी भेंट हो, या जो इस तरीके ज़्यादातर ये कि
अलग तरीके का रिस्पेक्ट या लिहाज होता था कि हम बचा करते थे। लेकिन उससे ठीक उलट मेरे अपने चैम्बर में मेरा कोई स्टूडेंट आने से हिचकेगा तो लगेगा कि शायद मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह गई, ये मैं महसूस करता हूँ। तो वो आराम से चला आया तो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वो आते समय उससे ज़रा सी भी दिक्कत हो तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं मेरे समझ में आती। मुझे लगता है कि शायद मेरी कोई कमी रह गई है। बड़े सारे एग्जाम्पल से जानते हैं, सबके बचपन अपने तरीके के होते हैं, उनके कॉलेज का समय होता है। तो साइंस के विद्यार्थी होने के नाते और आर्ट्स के दोस्तों के नाते दोनों का बड़ा ज़बरदस्त मिश्रण था। और मैंने बताया कि जो परिवेश था हमारा उसमें पढ़ाई मस्ती सब चलती थी, लेकिन ये है कि उन दिनों के जो प्रिंसिपल थे उनसे हम लोग डरा करते थे और लिहाज में रहते थे। और ये सिलसिला BHU में अपनी पढ़ाई के दौरान भी रहा और आगे भी रहा। लेकिन उनसे जो कुछ सीखा, बल्कि मैं अपने छात्रों को बताता भी हूँ कि जो चीज़ें मुझे अपने पढ़ते समय अप्रिय लगी, चाहे उस व्यवस्था के ज़रिए चाहे हमारे अध्यापकों के ज़रिए, वो मेरे प्रैक्टिस में नहीं है। जो मैंने अनुभव किया कि मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो मेरे स्टूडेंट के साथ नहीं है। तो ये एक तरीके का उस मस्ती भरे माहौल से सीखी हुई चीज़ है जो आज काम आती है। बिल्कुल, अनुभव ही इंसान को बहुत कुछ सिखाता है ना बिल्कुल। राकेश? एक सवाल इसी से थोड़ा जुड़ा रहेगा, क्योंकि आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आप और आर्ट्स क्राफ्ट की बात हो रही है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात हो रही है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी काफ़ी इसमें रुचि दिखा रहे हैं या फिर नए नए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कॉलेज में जो कॉलेज का जो विस्तृत रूप है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और छात्र कितने इससे लाभान्वित हो रहे हैं और पहले की अपेक्षा अभी छात्रों में कितना जो झुकाव है, जो लगाव है वो आर्ट्स के प्रति, कला के प्रति वो लगा है। असल में ये भूमि तो हमेशा से कला के बीच में जीने वाली जगह रही है। आप इतनी सारी लोग चीज़ें यहाँ पे हैं व्याप्त कि आप बहुत सारे बच्चों के अंदर तो शुरुआती गुण, हालांकि मेरा अपना भी मानना है कि जो भी पैदा होता है इस धरती से सारे आर्टिस्ट होते हैं। अब समय के साथ उनमें बदलाव हो जाता है, वो कैसे होता है वो तो एक अलग विषय है जिस पर लंबी बात हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना बिल्कुल सच है, मैंने इसे देखा भी है, परखा भी है। हमारी जो भी व्यवस्था उसमें अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग भी एक समय इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, पढ़ते समय हमें खुद नहीं मालूम था अपने इस विषय के बारे में। तो यहाँ क्या है कि एक कला है, जीवन में है लोगों के। अब जब वो लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं तो एक तो मेहनत कश ये ज़मीन है, यहाँ के लोग मेहनती बहुत हैं। तो क्या है कि इसीलिए उनका कौशल बड़ा निखरा हुआ है। और ज़्यादातर बच्चे उस ग्राउंड से आते हैं जिनके परिवार में मूर्ति बनाने का काम होता है या कहीं न कहीं कलाकारी से उनका रिश्ता रहता है। तो यदि रेशियो निकाला जाए तो वो बहुतायत हैं हमारे यहाँ। तो उनका वो कौशल, उनमें कौशल भी है। हम लोग का प्रयत्न ये रहता है कि जैसे कला है, कला का अपना एक की यात्रा चल रही है, उसमें यदि हम खाली पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो धीरे धीरे उसका जो असर है ना वो बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा। तो उसके विकास में जो बौद्धिक तत्व हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके ज़रिए वो अपने और विस्तार दे सकते हैं। जो जानना था तो पारंपरिक चीज़ों से भी जानते हैं और कुछ महाविद्यालय में आते हुए जानते हैं। तो अब चूँकि समय ऐसा है कि रोजगार परक होना समझ में आता है उनको, तो कभी कभी जो असल की जो यात्रा है आर्ट की उसमें बहुत गंभीरता से न लग के फिर बहुत सारे मार्केट की चीज़ों को भी उनको करना पड़ता है। वो आवश्यकताएं उनको स्किलफुल भी बनाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को होने से रोकते भी हैं। दोनों फ़ायदे नुकसान दोनों ही चीज़ों का। तो इस तरीके से यहाँ का एक वातावरण है जिसके बीच में कोशिश हम लोगों की रहती है कि आप यदि कुशल हैं तो बौद्धिक रूप से संपन्न हुई, ताकि आगे की लड़ाई, दुनिया की लड़ाई, आगे की चीज़ों में स्थापित होने में आपको सहायता मिले। इसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं और जो हमारी व्यवस्था वो काम करती है। सच में बहुत सही बात कही आपने सर, कि बच्चों में क्या है ना, एक जब आप कलाकार बनते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है। आप तुरंत चाहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसा चाहते हैं कि तुरंत में उनको इनकम हो जाए, तो वो मेहनत ना करके तुरंत चाहते हैं कि किस तरीके से हम छोटा सा काम करके तुरंत उससे पैसा अर्जित करें। तो ऐसा ना करें। कलाकार एक तपस्या है। जब कलाकार बनते तो आप एक तपस्या करते हैं, और जब आप भविष्य में बहुत बड़े कलाकार बनेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके चलना पड़ेगा ताकि आप बेहतर कल को आकार दे सकें। सर, और हम जानना चाहेंगे अभी कि अभी का जो मतलब जो अभी परिवेश चल रहा है जिसमें फ़ाइन आर्ट को लेके बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि किस कॉलेज में जाएं, कैसे प्लेसमेंट होगा। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे, वो किस तरीके से कोर्स लें और कैसे उनका आगे प्लेसमेंट हो?
अब मैं इसमें बताऊं कि कई सारी चीज़ें इसमें नई भी शुरू हुई हैं। 12वीं का बच्चा आजकल वो निफ्ट की तैयारी भी करता है, एनआईडी की तैयारी भी करता है, डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में भी वो तैयारी करता है। यूसिड जैसी चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिज़ाइन के जो डिपार्टमेंट हैं, और उसके साथ साथ ये फाइन आर्ट्स का। एक समय इनके साथ सिर्फ बीएफए या जैसी चीज़ होती थी, अब उनके पास इतने रास्ते खुले हुए हैं। तो डिज़ाइनिंग में अपने को वह डिज़ाइनिंग का फ्यूचर भी है, और वो ज़्यादा एक तरीके से उद्योग परक भी हैं और जॉब की आसानी भी है, क्योंकि इस समय शुरू से भी रहा, आपने देखा होगा अंग्रेज़ों के समय में भी कलाकारों की पोस्ट हुआ करती थी प्रॉपर, हर ऑफिस में हुआ करते थे, कॉलेजेस में हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज में होते थे, इवन स्टेशन तक उनकी पोस्ट होती थी, हर स्टेशन पे एक आर्टिस्ट हुआ करता था। तो अब यह है कि वो तो खैर इतिहास हो गया। अभी क्या है कि नए समय में अवसर बहुत हैं कलाकारों के लिए, और मैं अपने शहर की बात करते हुए फिर मैं आगे की बात करता हूँ इसमें कि सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत जो बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो उनमें बहुत कलाकारों के लिए लाभ हुआ है, और उनको बड़े सारे अवसर मिले हैं कि वो लंबे लंबे बड़े बड़े काम कर सकें, और उससे उनका और ज़्यादा परिष्कृत हो सकेंगे वो। तो आप अपने शहर, अपने राज्य को देखेंगे तो कला की पहुंच लगभग दीवालों पे दिखाई देती रहती है। उसके अन्य पक्षों पे हम बात ना करते हुए, लेकिन इतना तो कहेंगे कलाकारों के लिए अवसर ये मिला है। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो फिल्म की दुनिया है, जो कला हर जगह उसकी आवश्यकता है। फिल्मों में भी हमारे बच्चे बहुत सारे जो आर्ट डायरेक्शन की चीज़ों में चले जाते हैं, पब्लिकेशन में उनका स्थान है, एडवर्टाइजिंग में उनकी जगह है, और यदि वो स्वतंत्र रूप से कला करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मार्केट अवेलेबल है। संघर्ष और कठिनाई तो जीवन का हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उम्दा कलाकारों के लिए जो उम्दा काम कर रहे हैं उनके लिए राह बहुत कठिन नहीं है, लगे रहते रहना होता है। और उसके बाद आप पाएंगे कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर की तरह से नियुक्ति उनकी हो रही है, आगे के प्रावधान भी बनाए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कला और कलाकारों को लेकर कई सारे विस्तृत रूप से बातें हो रही हैं और आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपके निजी जीवन के पहलुओं पर हम थोड़ा सा ज़रूर उसे हम छूने की कोशिश करेंगे। आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में आपके कई सारे फ्रेंड सर्किल भी हुआ करते होंगे, बने भी होंगे। तो वो दोस्त जो अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे उनका जिक्र करते हुए उनके बारे में ज़रूर कुछ बताइए, ताकि आपको भी उतनी खुशी हो बताकर जिन्हें उन्हें सुनने के बाद लगेगी। भाई बचपन के जितने दोस्त हमारे आज जुड़े हुए हैं, आज भी हमारे साथ। और हाँ, ये ज़रूर मैं स्पेशली कहूँगा कि जो बीएचयू के दिनों के जो हमारे दोस्त हैं, नाम किसी एक दो का लूँगा तो बड़ा मुझे लग सारा बुरा मानेंगे, लेकिन हाँ, ये लेना एक दुविधा ज़रूर है, लेकिन महसूस तो हमेशा करता हूँ। वो सारे दोस्त, हमारा जो ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप का भी जो ग्रुप है, हमारे पढ़ने वाले सारे दोस्त जुड़े हुए हैं उसके साथ, और उस सबसे बात होते रहती है। मैं बीएचयू के दिनों को याद करूंगा मित्रता के नाम पे। उसमें बड़े वैरायटी के दोस्त रहे, बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया, कई सारे दोस्तों ने तो जीवन बदलने में मदद की, और कई सारे दोस्तों के संग तो जो बदमाशी होती है या जो मस्ती होती है उसको बढ़ावा मिला। तो एक तरीके से एसेट हैं वो सब दोस्त हमारे, और कईयों का तो इतना योगदान है हमारे जीवन में कि एक व्यवस्थित रूप से यदि जीवन चल रहा है तो बहुतों का इसमें भी रोल है। और इतना अब्स्ट्रैक्ट बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं नाम लेने से बच रहा हूँ, लेकिन हाँ, ज़रूर कई नाम हैं जिनको जो सुन रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैं किन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। उन्हें मालूम है कि आज भी कनेक्ट है बहुत कायदे से, पूरी तरीके से। बड़ी मज़ेदार चीज़ें रहीं बीएचयू के दिनों में। एक मज़ेदार आपको वाक़या बताता हूँ कि जैसा कि मेरा बचपन रहा, आपने देखा, तो मैं तमाम बीएचयू में घूमते हुए उन लोगों के प्रति थोड़ा श्रद्धावान था जो पढ़े लिखे थे और किसी कारण से वो मेन स्ट्रीम उसमें नहीं हो पा रहे थे। वो फिलोसफर की तरह तमाम लोग मिलते थे, मैथमेटिक्स के लोग, साइंस के लोग, फिलोसफी के लोग, लिटरेचर के लोग, ऐसे तमाम लोग थे। अलग अलग अड्डों पे बैठते, कोई 80 पे बैठा हुआ है, तो कोई शहर के किसी हिस्से में है, बीएचयू कैंपस में है। एक दो कॉमन जगहें होती थी अड्डे की तरह जहाँ वो लोग मिला करते थे, तो मैं उसमें धीरे धीरे घुस पाया। बल्कि हमारे कई सारे दोस्तों ने तो मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई बुड्ढों के गुलशन कुमार हैं आप। गुलशन कुमार नई प्रतिभाओं को मौका देता है, आप उन, तो उसके साथ मिलकर हमने कुछ एक दो संस्थाएं भी ध्यान
बनाया, कुछ पुरानी संस्थाओं को पुनर्जीवित भी करने का काम किया। उसमें मैं एक नाम तो ज़रूर ले लेना चाहूँगा कि उनका बड़ा रोल मेरे जीवन में रहा है, लोलायत द्विवेदी हैं। उनकी एक पत्रिका थी आर्टिकल, उसके लिए फिर साहित्यिक आयोजनों में जुड़ा रहा। उसके बाद जो छात्र जीवन का एक एक्टिव वो पार्ट होता है उसमें भी शामिल रहा मैं। तो ढेरों यादें हैं, और दोस्तों के साथ तो खासकर वो दोस्त हमारे जो अपने बनाए हैं ना, उनको उनके बारे में इतने विश्वास से कह सकता हूँ कि जैसे ऊपर वाले ने या प्रकृति ने उन्हें मेरा सीधा रिश्तेदार बना के भेजा हुआ है। मेरे अपने जो नातेदार रिश्तेदार है उनसे बड़ी उनकी जगह है, बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी बात आपने बड़ी कही। और ऋचा, मैं बताना चाहूँगा कि कलाकार के बारे में बात हो रही है, लेकिन सर खुद अपने आप एक कलाकार हैं। बिल्कुल। क्योंकि शास्त्रीय संगीत से इन्हें लगाव है, साहित्य लिखनी जानते हैं, अच्छी लेखनी करते हैं, और सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि ये खाना भी बनाते हैं। कुकिंग करने का भी आपको शौक है। हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कुकिंग करने का शौक ये कैसा है, मतलब कि इसमें निपुण कलाकार है या फिर हाथ आजमा लेते हैं आप? असल में क्या है, ये मजबूरी से मिला हुआ आर्ट है। असल में हमारे परिवार, जो हमारा परिवेश है उसमें लड़कों को खाने बनाने जैसी चीज़ नहीं होती थी। लेकिन मैंने बताया ना पिछला समय, तो जो समय था जिस समय माता मेरी संघर्ष करती थी, तो उनके बच्चों को नहीं लगता किस तरह मदद कर दें, तो प्याज छील दिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को वो ट्राई करना शुरू, उसके लिए अभ्यस्त नहीं थे। और उसके बाद जो छात्रावास का जीवन है उसमें आदमी ट्राई करता है। फिर जो दिल्ली के जीवन में अकेले रहने का समय मिला, और फिर बाद में जब मेरी शादी हुई, तो चूँकि वो भी पत्रकार और राइटर महोदया हैं, तो वो भी अखबारों के लिए काम करती थी, तो देर में लौटना और फिर उसके बाद दोपहर में निकलना, तो मैं उनकी मदद के लिए भी चीज़ों को करते। तो मजबूरी का ये विवशता वाला जो कलाकार है, तो धीरे धीरे उसमें शामिल हुआ। तो फिर मैं उसकी सारी केमिस्ट्री तक पहुंच गया कि फूड क्या है, और रंग उसमें क्या हो सकता है, खूबसूरती क्या हो सकती है, स्वाद क्या हो सकता है। तो कलाएँ तो पाक कला भी अपने आप में कला है, लेकिन वो मैंने ऐसे नहीं सीख लिया, ये अवसर बना, विवशता के तहत उपजी हुई चीज़ है। लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि बाद में दिल्ली में बहुत सारे जो फूड के महोत्सव होते थे, या बहुत सारे ब्लॉगर हमारे दोस्त होते थे, और कई, चूँकि हमारी मोहतरमा खुद नॉनवेज नहीं खाती थी, तो मैं फूड फेस्टिवल की चीज़ों को देखना, टेस्ट करना या उसके प्रोग्राम्स बनाने तक मैं जाने लगा। फिर मुझे उसके स्पेशल चीज़ों के बारे में समझ में आने लगा। तो अब ये है कि मुझे ये खाना बनाने में ये नहीं समझ में आता है कि बस जो उपलब्ध चीज़ें उससे कुछ न कुछ बना दूंगा, और निश्चित रूप से वो रिपीट नहीं होगी, यही मैं जानता हूँ। क्या बात है, वो वाली बात तो यहाँ पर हो गई कि विपदा में सर को अवसर मिला है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने शास्त्रीय संगीत की बात हो, तो कानून बचपन से सुनाई देता रहा। पिताजी नियमित रूप से बनारस में संकट मोचन में, इस समय मेरे ख्याल से चल भी रहा होगा समारोह, उस समारोह में नियमित रूप से हमें वहाँ ले जाते थे। और हमें पसंद उस तरह से नहीं आ सकता था, छोटे थे, लेकिन उन्होंने उसकी आदत डलाई, उसके संस्कार डाले, तो पता चला कि नहीं। तब वो धीरे धीरे चीज़ें उस दौरान जसराज जी, कुमार गंधर्व, बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया और किशन महाराज, समता महाराज, मतलब जितने, गुदई महाराज, तबला बजाने वाले, डांस करने वाले, इस तमाम लोगों को बचपन में देखा। जब मैं BSU में आता हूँ तो M राजन जैसे लोग, या म्यूज़िक फैकल्टी के दोस्त जो रीवा कोठी में रहा करते थे, उसमें म्यूज़िक वाले बच्चे उसमें रहा करते थे, मैं ज़्यादा समय उसी में बिताता रहता था। तो संगीत के साथ जो टेस्ट डेवलप हुआ, बाद में शांति निकेतन में प्रवास के दौरान फिर रविंद्र संगीत, सब सारी चीज़ों की बात समझ में आया कि जीवन में ये एक तरीके की मेडिसिन है, ये म्यूज़िक आसान चीज़ नहीं है। तो अभी हाल में पीछे दिनों में कुमार गंधर्व की चूँकि शताब्दी मनाई जा रही थी, तो वो सारी पीछे की चीज़ें जुड़ जाती हैं, और आपको जो आपके अंदर जो उन चीज़ों का भाव पैदा होता है, वो रचना संसार को रचने में कंडीशनिंग करता है आपकी। तो एक तरीके से संगीत नहीं जानेंगे, साहित्य नहीं जानेंगे, तो आप क्या रचेंगे, ये सोचिए। इसलिए मैं यहाँ भी प्रबंध करते रहता हूँ कि डाइवर्स कितनी चीज़ें अपने यहाँ स्टूडेंट को उपलब्ध करा दूँ। तो कभी हमारे यहाँ छौक डांस आप देखेंगे कॉलेज में होता हो, कभी वो कर्नाटक शैली का बांसुरी मृदंगम और उसकी चीज़ें दिखाई देती है, तो कभी लिटरेचर का हो, कभी थिएटर की चीज़ें आपको। थिएटर इनहेंस दिल्ली के दिनों में हुआ जब मंडी हाउस के दोस्त मिले हमें, और ललित कला एकेडमी में रहना हुआ, और गढ़ी स्टूडियो में फेलोशिप में रहा। तो कलाओं के साथ ये है कि जब तक बड़ी सारी चीज़ें उसमें शामिल नहीं होंगी, वो मुकम्मल मतलब हो नहीं सकता, उसमें उसका प्रभाव तो मिलके ही बनेगा। जिस तरीके से जब पानी लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, धूप मिलता है, और बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से एक बहुत
खूबसूरत प्रतिमा बनती है, उसी तरीके से सर ने अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से हर एक चीज़ से अपने आप को संवारा और उस तरीके से अपने आप को बनाया ताकि आज एक अच्छे प्रसिद्ध कॉलेज के एक प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे बच्चों को वो गाइड भी कर रहे हैं। सर हम एक और बात जानना चाहेंगे कि एक हम लास्ट सवाल, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और आपसे सवालात बहुत है, लेकिन हम एक चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर कोई मास्टर्स करना चाहे तो फिर वो कैसे करे? मेरा इसमें मानना है, बड़ी बड़ी साफ राय है कि बैचलर यदि कहीं से कोई छात्र कर रहा है, उस विद्यार्थी को मास्टर्स के लिए उस इंस्टीट्यूशन से अलग यदि उसके पास चॉइस है तो उसको वो चुने। क्योंकि क्या है कि एक ही जगह पे पढ़ते रहने से बेहतर होगा कि वह थोड़ा सा उसको और एक्सपोजर मिलेगा, नई जगहों पे जाएगा। तो कई सारे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं यहाँ के अलावा, BHU है, बड़ौदा है एमएस यूनिवर्सिटी का, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया है, चंडीगढ़ है, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज है, साउथ की कॉलेजेस हैं, शांति निकेतन है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कलकत्ता है और नए नए भी जगहों पे हैदराबाद में इंस्टीट्यूट बढ़िया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनमें भी अपने चलिए बातों का सिलसिला अब यहीं पर हम रोकेंगे, क्योंकि बातों करने के लिए कई सारे टॉपिक और कई सारे सवाल आपसे छूट भी रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर आपको अपने कार्यक्रम में ज़रूर बुलाएं और आपसे कई सारे जो मज़ेदार पहलू हैं उनसे बात करें। फिलहाल कार्यक्रम में आने के लिए और आपने जो अच्छी बात जीवन कही, के पहलू बताए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम आने के लिए। धन्यवाद आप दोनों का। तो दर्शकों, आपका आज का हमारे कार्यक्रम का अंक कैसा लगा, ख़त लिख के हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है बेसब्री से आपके ख़त का। तो उठाएं कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।